बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर ख़ान, प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स, ग्राफोलॉजिस्ट एंड ग्राफोथेरापिस्ट, सिग्नेचरोलॉजिस्ट एंड सिग्नेचरोथेरापिस्ट, साइकोफिजिस्ट और लाइफ कोच, वाइस प्रिंसिपल फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ साइंसेज। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तीसरी प्रेजेंटेशन पे बात करेंगे। तीसरी वीडियो इसलिए लॉन्च करनी पड़ी कि ये अक्सर सवाल पूछा जाता है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में भी और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में भी कि ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है। अक्सर लोग इसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते और वो रिजेक्ट हो जाते हैं। इसको तफसील से जानने से पहले इसका मुख्तसर मैं जायज़ा लूँगा, उसके बाद स्लाइडें आपके सामने गुजारेंगे और वह जो स्लाइड की ज़्यादा ज़रूरत होगी वहाँ मैं रुका उसकी तफसील बयान करूँगा। इससे पहले कि इस मौजू की तरह हम बढ़ें, मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले की तरह इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक करें, अपने स्टूडेंट्स और जो तलबा और तलबात के अलावा अपने दोस्तों को भी इस सिफारिश करें कि इसको रिकमेंड करें, ताकि ये इल्म जो है सदका जारिया जो है और दीप से दीप जलने की ख्वाहिश मेरी जो है वो पूरी हो जाए और मैक्सिमम लोगों तक ये पहुँचे। क्योंकि इसमें इन वीडियोज़ में बड़े काम की बातें हैं जो अक्सर लोग लेक्चर्स में नहीं बताते या किताबों में नहीं होती। तो बढ़ते हैं हम अपने असल वीडियो जो है उसकी तरफ। जहाँ तक मैक्सवेल इक्वेशंस का ताल्लुक़ है, उसमें चार बड़े अहम लॉज जो हैं उनका ज़िक्र है, जिसमें गाउसेस लॉ है, एम्पीयर सर्कुलर लॉ है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है और उसके बाद ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एम्पीयर सर्कुलर लॉ है। इसमें जो सबसे अहम मसला बना है वो एम्पीयर सर्कुलर लॉ का है। इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट का आइडिया है और यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम है, लेकिन इसको अक्सर लोग जो है समझ नहीं पाते। तो जहाँ तक फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है उसकी इक्वेशन का ताल्लुक है, वो सिमिलर है, यानी लूप इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी इज इक्वल टू माइनस डी ओवर डी टी इंटू बी डॉट डी ए, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसमें तो कोई चेंज की ज़रूरत नहीं थी, ये एज इट इज रिकग्नाइज और एप्लीकेबल भी है। उसके बाद दूसरा लॉ जिससे हमारा वास्ता पड़ता है वो है एम्पीयर सर्कुलर लॉ कि क्लोज लूप इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। और यहाँ पे म्यू नॉट आई जो है करंट है। अगर हम इसको डेंसिटी की शक्ल में ज़ाहिर करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटीग्रल ऑफ जे डॉट डी ए, जबकि जे जो है वो चार्ज करंट डेंसिटी है, यानी कंडक्टर में जो चार्ज चलता है वो करंट और उसकी डेंसिटी। इस लॉ में मसला बना था। इस लॉ में जो मसला जिस तरीके से बना था वो हमारा जो गाउसेस लॉ है उसके हवाले से मैं उस मसले को हल करने की कोशिश करूँगा और यहाँ जब स्लाइडें आएंगी वहाँ मैं जिक्र करूँगा। इन स्लाइडों में ज़रा वजाहत मुश्किल तरीके से की गई है, मैं उसको सादा तरीके से बयान करने की कोशिश करूँगा। इसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पेश आई? जब हम इस एम्पीयर सर्कुलर लॉ को देखते हैं तो उसमें सर्कुलर लॉ से मुराद है क्लोज लूप या क्लोज इंटीग्रल। इसका मतलब है करंट जो है सिर्फ क्लोज लूप या क्लोज सर्किट में चल सकता है। अगर सर्किट ओपन हो या ओपन लूप हो उसमें करंट नहीं चल सकता। तो इस स्पेस में तो चूँकि जो कंडक्शन नहीं होती, कंडक्टर नहीं होते, तो वहाँ पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वह कैसे जन्म लेती हैं, कैसे चल रही हैं, और ये हमारा राज जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की शक्ल में यूनिवर्स का, वो उसको हम कैसे बयान करें। इसका सबसे बड़ा मसला ये बना कि जब हम कैपेसिटर या कैपेसिटर की चार्जिंग को देखते हैं और आप देखते हैं कि कैपेसिटर में जो दो प्लेट्स होती हैं उनके दरमियान या तो एयर होती है या स्पेस होती है या डाइलेक्ट्रिक होता है, और ये तीनों कंडक्टर नहीं हैं। अगर ये कंडक्टर नहीं हैं तो कैपेसिटर जो उसको चार्ज नहीं होना चाहिए, उसमें करंट नहीं जाना चाहिए और कैपेसिटर को चार्ज नहीं होना चाहिए। हालांकि कैपेसिटर में करंट भी जाता है और वो चार्ज भी होता है। ये बहुत बड़ा आलमिया था कि एम्पीयर सर्कुलर लॉ जो है वो भी वायलेट होता नज़र आ रहा था और कैपेसिटर की चार्जिंग जो है वो भी मशकूक हो गई थी। तो इसका हल निकालने के लिए मैक्सवेल ने जो है कंपास नीडल जो है वो कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान जो जगह थी जहाँ पे स्पेस थी, जिसको हम ओपन लूप या ओपन सर्किट कह रहे हैं, वहाँ पे जब कंपास नीडल लेके गया तो उसने ये देखा कि कंपास नीडल जो है उसने डिफ्लेक्शन शो की है। और कंपास नीडल जो है उसकी डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब ये था कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। अब वो लोग हैरान हुए कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया, लेकिन जब उसने थोड़ा सा आगे पीछे किया तो डिफ्लेक्शन में वेरिएशन भी आई। उसने कहा कि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंजिंग है। तो सवाल ये पैदा होता है कि मैग्नेटिक फील्ड आ कहाँ से गया। इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड के पीछे जो है कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जन्म ले रहा है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी वेरिएबल है।
तो यहाँ से फेडरल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्शन को जब लगाया गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इज इक्वल टू इंड्यूस्ड EMF, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू इंड्यूस्ड EMF इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की शक्ल में। इसका मतलब ये है कि इस खाली स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है और कोई नई किस्म का करंट जो है वो चलता है जो कैपेसिटर को चार्ज होने में मदद देता है। तो वो जब इसकी हम मैथमेटिकल वजाहत में जाते हैं, जो आगे स्लाइडों में वजाहत करूँगा, यहाँ हमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी कि एम्पीयर सेक्टोरल लॉ जो है वो डिफेक्टिव है और मैक्सवेल ने इसको मॉडिफाई करने के लिए दोबारा करंट और चार्ज की डेफिनेशन जो है उसका हवाला दिया। क्योंकि करंट हमारे पास होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, और चार्ज की वैल्यू हमारे पास डाइलेक्ट्रिक में होती है Q = एप्सिलॉन नॉट फाई ई। जब उसने फिर वही इक्वेशन जो है E.dA वाली जो है यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है दो लूप में, क्लोज लूप और ओपन लूप में निकाला, और Q एप्सिलॉन नॉट जो है उसकी वैल्यू निकाली चार्ज की शक्ल में, जो कि फाई थी फाई ई थी गाजला के हवाले से। तो जब हमने इसका रेट ऑफ चेंज निकाला यानी d/dt उस इक्वेशन का लिया, तो इसमें दो टर्म्स आ गई, एक तो खास करंट आ गया और दूसरी एक ख़ास जो टर्म आई एप्सिलॉन नॉट d/dt, चार्ज की वेरिएशन। और चार्ज की वेरिएशन कैसे? कंडक्टर के वेरिएशन के अलावा। तो उसमें चूँकि डाइलेक्ट्रिक था, वो आपको पता है कि डाइलेक्ट्रिक्स में डाइपोल बनते हैं और डाइपोल पे ब्रेकअप होता है, उसका अपना वोल्टेज होता है। तो हम ये जानते हैं कि कैपेसिटर में जब हम डाइलेक्ट्रिक रखते हैं उसकी कैपेसिटी बढ़ती है, वोल्टेज कम हो जाता है। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट यानी डाइपोल बनाने वाला करंट जो है वो गुजर रहा था। तो जब ये इक्वेशन ऐड की गई हमारा जो एम्पीयर सेक्टोरल लॉ है उसमें, तो हमारा जो मसला था यूनिफिकेशन वाला, ना सिर्फ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म बल्कि लाइट और ऑप्टिक्स जो है सब की यूनिफिकेशन वाला जो है वो बेस्टली एक्सप्लेन हो गया। और इससे नेचर जो है यूनिफिकेशन की वो वाज़ेह हो गई। इससे ये भी पता चल गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो हैं वो स्पेस में भी चल सकते हैं और उनकी वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती है। इसको फिर हर्ट्ज़ ने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया। उसने क्या किया कि कंडक्टर जो है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के दरमियान गैप रखा और उसके नीचे एक और कंडक्टर लगा दिया जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के दरमियान गैप रखा। उसने देखा कि जब उसने ऊपर वाला जो कंडक्टर था उसके गैप में एक स्पार्क किया तो स्पार्क जो है उसी तरीके से नीचे वाला जो कंडक्टर का गैप था उसमें शिफ्ट हो गया। वो बड़ा हैरान हुआ इसमें क्या हुआ है। तो जब इसको स्टडी किया गया तो उनको ये पता चला कि ये जो गैप है उसने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो कायल है यानी मैग्नेट कायल जो है उसको सोलिनॉइड टाइप या उसमें आप कह लें टॉरॉइड टाइप जो है बिहेव किया है। इसका मतलब है म्यूचुअल इंडक्शन हुई है या सेल्फ इंडक्शन हुई है। इसका मतलब है कि वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है। तो उसने बाद में ये इसको ऑब्ज़र्व किया इसकी ऑसिलेशन को, तो उसने देखा कि सर्किट ने LC ट्यूनिंग सर्किट की तरह बिहेव किया है। ये उसकी एक्सपेरिमेंटल कन्फर्मेशन थी कि जो उसने आइडिया दिया था एम्पीयर सेक्टोरल लॉ की मॉडिफिकेशन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से वो सही निकला। तो इस तरीके से अब वो हमारी जो मैक्सवेल इक्वेशन का करंट आइडिया है वो ठीक है। और उसमें जो मेन डिफेक्ट था वो यही था जिसको वो डिस्प्लेसमेंट करंट कहता था। आखिर पे एक बड़ी अहम चीज़ जो है जिसकी तरफ मैं इशारा करना मुनासिब समझता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट करंट जो है इसमें लोगों को जो है अक्सर कंफ्यूज किया जाता है। दूसरा सवाल फिर वो ये पूछते हैं जिसको लोग दोबारा नहीं बता पाते और फिर वो रिकमेंड नहीं होते, फेल हो जाते हैं कि ये करंट जो है ये करंट है कि नहीं, और इसमें डिस्प्लेसमेंट जो है ये लफ्ज़ किस तरफ इशारा करता है। ना ये बेसिकली करंट है और ना इसमें डिस्प्लेसमेंट का कोई अमल दखल है। उसकी वजह यह है कि ये करंट नहीं है बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी वेरिएशन है। यानी कंडक्टर वाला करंट नहीं है बल्कि इंड्यूस करंट है। और इसमें जो डिस्प्लेसमेंट वाला मसला है वो डिस्प्लेसमेंट भी तय नहीं करता है बल्कि इसमें डेविएशन या आप डिस्पर्शन कह सकते हैं, क्योंकि डाइपोल जो हैं वो बनते हैं डाइलेक्ट्रिक में। तो मुझे उम्मीद है कि इस चीज़ के साथ वो जो आपकी कन्फ्यूजन थी ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और जो कमीशन में जो सवाल पूछे जाते थे वो काफ़ी क्लियर हो गए हैं। इसके बाद अगर कमीशन में ये सवाल पूछे जाएँ तब आप इनका जवाब देंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपकी सिलेक्शन जो है बेहतर हो जाएगी। उसके बाद जब मैं स्लाइडें दिखाऊँगा तो इस पर आखिर पर जाके 2-3 क्विज़ हैं जिसमें एक जो है उसमें क्वेश्चन आंसर टाइप सॉल्यूशन दिया गया है और एक जो है उसमें मैचिंग और मिस मैचिंग जो है उसकी टर्म की तरफ इशारा है। तो वहाँ अगर आप जाएंगे तो उसमें आपको इन चीज़ों की वजाहत हो जाएगी।
अगर वो आपको स्लाइडें ना मिलें तो आप मेरे किसी और प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं। अब मैं स्पीड से स्लाइडें आपकी तरफ गुजारूँगा, उसमें मेरी बातों की वजाहत हो जाएगी कि जो मैंने बात की थी वो किस हद तक सही थी। ये वो सारा जो मैंने फेराडे लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात की है उस तरफ हम चल रहे हैं। उसके बाद यहाँ जो असल मसला बना था उस तरफ आऊँगा। ये हमारा सिंपल जो है जो इक्वेशन मैंने बताई हैं, ये लॉ है म्यू नॉट आई वाला, ये असल लॉ था एम्पिरिकल लॉ। इसमें चेंज करने की जरूरत पेश आई। ये डायग्राम आपको नज़र आ रही है। पहला क्लोज लूप है, इसमें जो करंट चल सकता है। दूसरी जो ओपन लूप है उसमें करंट कैसे चला गया, ये बहुत बड़ा मसला था। यानी जिसमें करंट ज़ीरो होना चाहिए था उसमें करंट ज़ीरो है, सर्किट मुकम्मल नहीं होता। और ये बहुत बड़ा इशू था, इसको आखिर पे जाके हल करना पड़ा, जिसकी अभी मैंने बात की थी। और हल हमने किया करंट की डेफिनेशन के हवाले से। और ये आपके सामने करंट की डेफिनेशन जो है उसको सादा लफ्ज़ों में बयान किया गया है और आगे उसका जो है रेट ऑफ चेंज लिया गया है, जिसमें करंट के साथ वो टर्म आ रही है जिसका मैंने जिक्र किया था। इसको उसने डिस्प्लेसमेंट करंट का नाम दिया। और ये इक्वेशन जो है म्यू नॉट आई के साथ ये चीज़ ऐड करने के बाद हमारी यूनिफिकेशन थ्योरी जो है वो 100% क्लियर हो गई। ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैपेसिटर जिसकी मैंने बात की थी कि कैपेसिटर चार्ज कैसे हो गया, ये है। और ये उसके आगे मुख्तलिफ तरीक़ों से वजाहत है। और ये क्लोज लूप की शक्ल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ने कैसे जन्म लिया, और वो ये हर्ट्स जो है उसका एक्सपेरिमेंट है जिसकी मैंने बात की थी, सर्किट ने कैसे एलसी बिहेव किया, ये इसकी वेलोसिटी मालूम की गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का रिलेशनशिप निकल आया जो मैक्सवेल इक्वेशन का खासा है। उसके बाद फिर ये उन्होंने बताया कि ये इक्वेशन 4 जो हैं वो हमारे वजूद में आई हैं, जिनमें पहली 3 इक्वेशन तो वही हैं, लेकिन चौथी में वो चीज़ जो है उसका इजाफा किया गया है। इस तरीके से ये इक्वेशन हमारी जो हैं ये ना सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बल्कि लाइट और ऑप्टिक्स जो है चारों को यूनिफाई करने में कामयाब हो गई हैं। मुझे उम्मीद है इसमें मैथमेटिक्स वगैरह काफ़ी मुश्किल तरीके से दिया गया है, लेकिन मैंने जिस चीज़ से इसकी वजाहत की है मेरा ख्याल वो आम आदमी को समझने वाली है और मुस्तकबिल में आपके वो काम आएगी। अल्लाह आपका हामी नासर हो। मुझे उम्मीद है इसके बाद ये आगे उसी बुनियाद पे हमने ये रेडियो वेव्स, टीवी वेव्स और जितनी ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है उसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे जनरेट करते हैं और कैसे वो रिसेप्ट होती हैं और कैसे कम्युनिकेशन मुकम्मल होती है उसका जिक्र है। अल्लाह आपका हामी नासर हो। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक।